रेडी? हमें रेडी बोलना। ओके, गुड मॉर्निंग। क्लियर है? आवाज क्लियर है? एवरीथिंग इज ओके? ओके, सबसे पहले आप सारे लोग नोट करो, कर्तव्य नोट करना है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूटी, कर्तव्य। अगर इथिक्स में आप प्रवेश करते हो तो कर्तव्य की विवेचना आवश्यक है। तो 3-4 पॉइंट लिख लो कर्तव्य के बारे में। पहला पॉइंट, एक विवेकशील एवं नैतिक प्राणी होने के नाते, एक विवेकशील और नैतिक प्राणी होने के नाते, और नैतिक प्राणी होने के नाते जो करने योग्य है, जो करने योग्य है या जो करना चाहिए वह कर्तव्य है। जो करना चाहिए, नोट करेंगे। एक विवेकशील और नैतिक प्राणी होने के नाते वी आर बेसिकली रेशनल बीइंग, वी आर बेसिकली इथिकल पर्सन। ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सेप्टेड एज इथिकल ऑल्सो, और ही मस्ट बी इथिकल, दे मस्ट बी इथिकल। एक विवेकशील और नैतिक प्राणी होने के नाते जो करने योग्य है या जो करना चाहिए, व्हाट ऑट टू डू, दैट इज एक्सेप्टेड एज ड्यूटी, कर्तव्य। अब समझो हम सारे लोग विवेकशील प्राणी हैं, हम लोग सारे लोग रेशनल हैं। ध्यान रखना, मानव 2 चीजों का संयोग है। एक है इच्छा, भावना, संवेग, और दूसरा है बुद्धि, विवेक। हम सारे लोग विवेक रखते हैं, मनुष्य के पास विवेक है। और पशुओं में केवल यही चीजें हैं, आवेग, इंपल्सेस। तो पशु आवेगों से, इंपल्सेस से गाइड होते हैं। अगर उनको क्रोध आ गया पशु को तो किसी को हिट कर सकता है। अगर उससे भय पैदा हो गया पशु को तो वो भाग ही जाता है। हमारे पास विवेक है, हम अपने विवेक से अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को, आवेगों को, संवेगों को कंट्रोल करते हैं, उसे दिशा देते हैं, उसे तृप्त करते हैं। पशु इन्हीं से गाइड होता है। क्रोध आने के बाद किसी को भी हिट कर सकता है, चाहे वो जितना सूटेड बूटेड हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो वो इन्हीं चीजों से गाइड होता है, क्योंकि पशु में विवेक नहीं है, मनुष्य के अंदर विवेक है। और इसी विवेक के कारण मनुष्य पशुओं से भिन्न होता है और पशुओं से श्रेष्ठ माना जाता है। हम सारे लोग पशुओं से भिन्न हैं, कई मामलों में पशु तुल्य भी हैं। जैसे क्रोध पशुओं में भी होता है, हमें भी होता है। भूख पशुओं को भी लगती है, हमें भी लगती है। डर पशुओं को भी लगता है, हमें भी लगता है। तो कुछ मामलों में हम लोग कॉमन हैं, परंतु हमारे पास विवेक है, जिसके कारण हम पशुओं से भिन्न भी और श्रेष्ठ भी माने जाते हैं। तो हम अपने विवेक से अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को, क्रोध भी होगा तो विवेक से कंट्रोल कर लेते हैं। पशु को क्रोध आएगा तो रेगुलेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, एक विवेकशील प्राणी होने के नाते जो करने योग्य है या जो किया जाना चाहिए वही हमारा कर्तव्य है। पहला पॉइंट हुआ कर्तव्य के बारे में। कभी पूछ सकता है व्हाट डू मीन बाय ड्यूटी, कर्तव्य का मतलब क्या है? तो जो करना चाहिए वह कर्तव्य है। सेकंड पॉइंट, पद और स्थिति के अनुसार, पद और स्थिति, जिस पद पे बैठे हो, जिस कंडीशन में हो, आप नोटिंग कुछ कुछ करते रहोगे, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। नोटिंग करना जरूरी है। कई जगहों पे सुनोगे भी, कई जगहों पे नोटिंग करोगे, और जिसकी नोटिंग नहीं कर पाओ दोबारा फिर से देखकर नोटिंग कर लो।
तो पद और स्थिति के अनुसार जो किया जाना चाहिए वह कर्तव्य है, जो किया जाना चाहिए। नोट कर लोगे। पहला पॉइंट है विवेकशील प्राणी होने के नाते जो करने योग्य है और जो करना चाहिए वह कर्तव्य है। दूसरी बात, पद और स्थिति के अनुसार जो किया जाना चाहिए। जैसे मान लो आप आईपीएस के पद पे, एसपी के पद पे बैठे हो, तो एसपी का कर्तव्य है कि वह कानून और व्यवस्था को बनाए रखे, समाज में अपराधों को नियंत्रित करे। तो ये उनका कर्तव्य है कि समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखें। ये एसपी महोदय का कर्तव्य बनता है। अगर आप आईएएस के पद पे बैठे हो, आईएएस बन गए, डीएम बन गए हो, तो अपने जिले में विकासात्मक गतिविधियों को ठीक से क्रियान्वित करना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है कि आपको यह काम करना चाहिए। जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए, उनका समाधान निकालना चाहिए। तो पद और स्थिति के अनुसार जो किया जाना चाहिए वह हमारा कर्तव्य है, वह कर्तव्य है। सवाल है कर्तव्य क्या है? पहली बात, विवेकशील प्राणी होने के नाते जो किया जाना चाहिए वह कर्तव्य है। दूसरा पॉइंट, पद और स्थिति के अनुसार जिस पद पे हो, जिस कंडीशन में हो, उसके अनुसार जो किया जाना चाहिए वह कर्तव्य है। अगर आप नागरिक हो तो नागरिकों का भी कर्तव्य है। अगर आप राजनेता हो तो राजनेताओं का भी कर्तव्य है। उनको कुछ करना चाहिए, जो किया जाना चाहिए वही कर्तव्य है। नेक्स्ट, अगर गीता में पूछोगे कर्तव्य क्या है, तो वो कहेंगे स्वधर्म का पालन। नोट कर लोगे। गीता मतानुसार स्वधर्म का पालन या स्वधर्म के अनुसार आचरण ही कर्तव्य है। नोट करोगे। गीता मतानुसार स्वधर्म मीन्स वर्ण और आश्रम के अनुसार किया गया धर्म। अभी हम लोग थोड़ा संक्षेप में पुरुषार्थ भी समझ लेंगे। वर्ण और आश्रम के अनुसार किया गया कर्म ही स्वधर्म है। तो स्वधर्म के अनुसार अगर आचरण कर रहे हो तो यह कर्तव्य है। और एक पॉइंट और लिख लो, प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। नोट कर लोगे। प्रत्येक व्यक्ति का किसके प्रति कर्तव्य? अपने प्रति आपका कर्तव्य है। अपने को जानबूझकर कठिनाई में मत डालो। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है। आपको करना चाहिए कि शरीर स्वस्थ रहे। थोड़ा बहुत योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ये आपका कर्तव्य है। आपके अपने प्रति भी कर्तव्य है, आपका परिवार के प्रति कर्तव्य है। ऐसा कार्य करो कि परिवार का सम्मान, प्रतिष्ठा और वो चीजें आगे बढ़ें। आपका समाज के प्रति कर्तव्य है, आपका राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग न लें, समाज में गंदगी न फैलाएं, समाज में अंधविश्वास को न फैलाएं। ये आपका कर्तव्य बनता है। कर्तव्य जो करना चाहिए, तो हम सबका अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और बड़े पैमाने पर जाओगे तो मानव मात्र के प्रति कर्तव्य है। आपको प्रदूषण नहीं करना चाहिए, गंदगी बाहर नहीं फैलानी चाहिए। ये सब हमारा कर्तव्य बन जाता है। और भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्य, तो कभी पूछ ले कर्तव्य क्या है, तो ये 4-5 पॉइंट उठा के लिख दो। विवेकशील प्राणी होने के नाते, सिंस वी ऑल आर रेशनल ह्यूमन बींग्स, सो वी ऑट टू डू समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज कर्तव्य अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड स्टेटस। व्हाट ऑट टू डू, वी कैन से, वी कैन डिस्क्राइब देम एज ड्यूटी। और if you are following swadharma, then it can be accepted as duty according to Gita. And everyone has some sort of duty regarding himself, towards society, state, etc. हम सबका यह कर्तव्य बनता है, ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर? ये कर्तव्य क्लियर? सारे लोग बोलो कर्तव्य। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूटी। आईएएस की भी एक ड्यूटी है। ड्यूटी है कि जनहित में कार्यक्रमों को ठीक से लागू करें। सरकार नाना प्रकार की योजनाएं बनाती है, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, समाज में कमजोर वर्गों के लिए। आईएएस अधिकारी की ड्यूटी है कि उसको तरीके से, प्रभावी रूप से, कुशलतापूर्वक समाज में लागू करे, त्वरित तरीके से, जल्दी लागू करे, प्रभावी तरीके से लागू करे। कर्तव्य स्पष्ट हो गया होगा।
बोलो क्लियर, कर्तव्य क्लियर। ओके, नेक्स्ट ध्यान देना, ये सवाल बन सकता है यूपी आईएएस में तो नहीं जाना चाहिए, यूपी पीसीएस में और मध्य प्रदेश आदि और अन्य स्टेट्स में बन सकता है, बट आईएएस में जानकारी रखो कि क्या वस्तु स्थिति है। ध्यान देना आप सारे लोग, आपको ध्यान देना है इन चीजों पे। देखो, विज्ञान का मतलब होता है, साइंस का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान है, यह विज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान जो है क्षेत्र विशेष का, किसी क्षेत्र विशेष का सुव्यवस्थित अध्ययन है। क्षेत्र विशेष का सुव्यवस्थित अध्ययन, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड साइंस। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी, क्षेत्र विशेष का सुव्यवस्थित अध्ययन। सुव्यवस्थित अध्ययन का मतलब क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टमेटिक स्टडी। इसमें हम निरीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है साइंस में। तो साइंस में हम किसी क्षेत्र का, किसी एक एरिया का बड़ा ही सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर जाकर कुछ हम कहेंगे। जैसे मान लो रसायन विज्ञान है, तो रसायन विज्ञान का एक क्षेत्र हो गया। रसायन विज्ञान में केवल रसायनों का, नाना प्रकार के रसायनों का हम ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करते हैं, सारी चीजों को, विभिन्न पक्षों का अध्ययन करेंगे, तो वो रसायन विज्ञान एक एरिया हो गया। हम रसायन विज्ञान में जीवों की चर्चा नहीं करते हैं, हम इतिहास की बातों की चर्चा नहीं करते, केवल रसायन की बात। जीव विज्ञान है, इसका एक निश्चित क्षेत्र है, जीवों के बारे में विवेचना होती है और उसका हम सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान है, तो उसमें राजनीति से संबंधित विभिन्न चीजों की चर्चा करते हैं। तो विज्ञान का मतलब हो गया क्षेत्र विशेष का सुव्यवस्थित अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण इत्यादि इत्यादि। शब्द समझ में आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर? विज्ञान का एक शाब्दिक डिटेल से ये थोड़े मिलेगा कि विज्ञान का आशय बताओ। हम तो ये बताने जा रहे हैं कि नीति शास्त्र भी एक विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? जैसे रसायन विज्ञान, ये सारे विज्ञान है, नीति शास्त्र भी विज्ञान है। नीति शास्त्र विज्ञान है, क्यों विज्ञान है? क्योंकि इसका भी एक क्षेत्र है, नीति शास्त्र का भी एक क्षेत्र है, इसका भी एक निश्चित विषय वस्तु है, एक निश्चित विषय वस्तु है नीति शास्त्र का भी। जैसे जीव विज्ञान की विषय वस्तु जीवों के बारे में विवेचना करना है, राजनीति विज्ञान में राजनीति संबंधित पक्षों की विवेचना करना है, सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र, यह भी एक विज्ञान हो जाता है जिसमें समाज से संबंधित विभिन्न पक्षों का हम ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करते हैं। क्लियर? तो नीति शास्त्र भी एक विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? इसमें इसका भी एक क्षेत्र है। इसका क्षेत्र क्या है? मानव का आचरण। इसमें मानव के आचरण की हम विवेचना करते हैं। किसके आचरण की? तो इसका भी एक निश्चित एरिया हो गया। इसका हम नाना प्रकार के, इसके विभिन्न पक्षों के बारे में हम विवेचना करते हैं। कहां पे? नीति शास्त्र में। तो इसका भी एक निश्चित क्षेत्र है। जैसे रसायन विज्ञान का एक निश्चित क्षेत्र हो गया, व्यवस्थित विवेचना हो गई। यहां पर भी नीति शास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि यहां इसका एक निश्चित क्षेत्र है, मानव के आचरण। अब इसकी व्यवस्थित विवेचना, हम इसका निरीक्षण भी करेंगे, बताएंगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आदि आदि बातें। तो नीति शास्त्र एक विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? क्योंकि यहां पे मानव के आचरण का हम व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, निरीक्षण भी करेंगे और बताएंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे विज्ञान क्यों है? तो विज्ञान का मतलब हो गया क्षेत्र विशेष का सुव्यवस्थित अध्ययन। यहां पे भी इसका एक निश्चित क्षेत्र है, यहां पे हम मानव के आचरण का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, इसलिए नीति शास्त्र एक विज्ञान है। अब सवाल है, विज्ञान किस टाइप का विज्ञान है? विज्ञान दो टाइप के होते हैं, लिख लेना सारे लोग। एक होता है वर्णनात्मक विज्ञान, शब्द को नोट करेंगे, डिस्क्रिप्टिव साइंस, और दूसरा होता है नियामकीय विज्ञान या आदर्श मूलक विज्ञान। आदर्श मूलक, इसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस। साइंस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज डिस्क्रिप्टिव साइंस एंड सेकेंड वन इज नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव, NORMATIV, एक वर्णात्मक होता है, दूसरा नियामकीय होता है। वर्णात्मक विज्ञान में
ज्यों का त्यों अध्ययन होता है, ज्यों का त्यों, एज इट इज। वी डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट एज इट इज। ध्यान देना, वर्णनात्मक विज्ञान, इसमें तथ्यात्मक वर्णन होता है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है। शब्द की बारीकियों को ध्यान रखना। तथ्यात्मक वर्णन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन वर्णनात्मक विज्ञान में। वर्णनात्मक विज्ञान में जो जैसा है उसका उसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। जैसे मान लो ये मार्कर है, तो हम कहेंगे मार्कर सफेद है, मार्कर लंबवत है। ये जैसा है हम ऐसा बता रहे हैं। जैसे मान लो बोर्ड के बारे में हो, तो हम बोर्ड के बारे में कहेंगे आयताकार है, चमकीला है, समतल है। ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा बता रहे हैं। वर्णनात्मक विज्ञान यही करता है। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान है, मगर किस टाइप का विज्ञान है? वर्णनात्मक विज्ञान है। ये जीवों का जीव जैसा है वैसा बताया जाता है। ऐसा नहीं कि जीव को ऐसा होना चाहिए, ऐसी चर्चा नहीं होती है। स्पष्ट हो जाना चाहिए। साइंस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज डिस्क्रिप्टिव साइंस, सेकेंड वन इज नॉर्मेटिव साइंस। तो पहले हमने बताया नीतिशास्त्र विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? उसका एक निश्चित क्षेत्र है, वहां मानव का आचरण की विवेचना करेंगे, व्यवस्थित अध्ययन करेंगे, कई बातें हम चर्चा करेंगे मानव के आचरण की। परंतु किस प्रकार का विज्ञान है नीतिशास्त्र? तो विज्ञान दो टाइप का होता है। एक वर्णनात्मक, जिसमें ज्यों का त्यों, तथ्यात्मक वर्णन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है। और इसमें जितने लाइंस होंगे ना, वो सब है टाइप का कथन होता है। है टाइप, इज टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। जितने कथन होंगे सब है में खत्म होंगे, है इज में। इज टाइप ऑफ स्टेटमेंट, किस टाइप का स्टेटमेंट? इज टाइप का स्टेटमेंट। इसका संबंध है से होता है, इज से। जैसे मार्कर सफेद है, मार्कर चमकीला है। तो कभी भी आप इसमें देखोगे साइंस की किताबों में, पूरी साइंस की किताब पढ़ लोगे, कहीं पे भी चाहिए का स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। ये शब्द प्रिंट नहीं मिलेगा। पूरी किताब पढ़ लो, 1000 पेज की किताब पढ़ लो, ये शब्द नहीं मिल सकता है। साइंस की किताब में चाहिए, ऑट, कहीं नहीं मिल सकता है। इतिहास की पूरी किताब पढ़ लो, हजारों पेज की किताब पढ़ लो, कहीं पे भी प्रिंट नहीं मिल सकता है सब। या तो इज मिलेगा या था मिलेगा, है मिलेगा या था मिलेगा। ऐसा करना चाहिए, नहीं मिलता है, ध्यान रखना। तो वर्णनात्मक विज्ञान में हम किसी चीज का ज्यों का त्यों अध्ययन करते हैं, तथ्यात्मक वर्णन करते हैं, इसका संबंध है से है। नियामकीय विज्ञान में नोट कर लोगे, नियामकीय विज्ञान में नोट कर लोगे, इसका संबंध चाहिए से होता है। नोट करोगे, इसका संबंध चाहिए से होता है। किससे होता है? इसका संबंध है से होता है, तो इसका संबंध चाहिए से होता है। किसका? नियामकीय विज्ञान का। जो जैसा उसी टाइप से वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि ये बताते हैं ये होना चाहिए। ध्यान रखना नियामकीय विज्ञान में। दूसरी बात, मूल्यात्मक अध्ययन होता है। मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि की बात होती है। नोट करोगे, इसमें होता क्या है नियामकीय विज्ञान में, नोट करोगे, इसमें कुछ मानकों, मानदंडों के आधार पर, इसमें कुछ मानकों के आधार पर, मानक, मापदंडों के आधार पर उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण किया जाता है मानव के कर्मों का। हम डिसाइड करते हैं कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित। ध्यान रखना, क्योंकि नीति शास्त्र में मानव के आचरण की बात करते हैं, मानव के आचरण का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। यह एक विज्ञान हुआ, परंतु इसमें जो जैसा आचरण कर रहा है एज इट इज नहीं बताते हैं। हम ये नहीं करें कि मानो ये खाना खा रहा है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। खाना खा रहा हो तो हम ये नहीं बोलेंगे खाना खा रहा है। हम चाहिए में बात करते हैं कि मानव को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, समाज में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हम चाहिए में बात करते हैं कहां पे? नीति शास्त्र में। तो नीति शास्त्र एक विज्ञान है, परंतु वह वर्णनात्मक विज्ञान न होकर नियामकीय विज्ञान है, आदर्शमूलक विज्ञान है। इसमें कुछ मानकों, मानदंडों, आदर्शों आदि के आधार पर मानव के कर्मों को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित किया जाता है।
In normative science, on the basis of some ethical standards, moral standards, norms, ideals, we decide rightness and wrongness of an action. It is called normative science. Ethics is accepted as normative science. तो normative science, इसमें हम we never describe actions as it is, यहां ought में बोलते हैं, यहां evaluative statements आते हैं, ध्यान रखना. और on the basis of some norms or moral standards, we decide rightness and wrongness of an action, what ought to do and not ought to do. It should be clear. तो जब लिखना होगा तो आप सबसे पहले बताओगे नीति शास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें मानव के आचरण का क्षेत्र निश्चित हो गया, सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है. फिर बताओगे विज्ञान तो है, परंतु यह वर्णात्मक विज्ञान न होकर नियामकीय विज्ञान है. वर्णात्मक विज्ञान में हम किसी चीज का ज्यों का त्यों वर्णन करते हैं, तथ्यात्मक वर्णन करते हैं, है टाइप का कथन करते हैं. नियामकीय विज्ञान में हम कुछ मानकों के आधार पे, कुछ मापदंडों के आधार पे, कुछ सिद्धांतों के आधार पे मानव के कर्मों को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं. इसमें चाहिए टाइप का कथन आता है, चाहिए ऑट में आता है. ध्यान देना. वीडियो नहीं चल रहा है, क्यों बोल रहे हो वीडियो नहीं चल रहा है? वीडियो क्लियर है? सारे लोग बोलो एक बार की. पीडीएफ मिल जाएगा, पहले यहां देखो, पहले समझने का प्रयास करो. एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो आगे बढ़ना बहुत आसान होगा. न्यू डालने में मकान की ज्यादा दिक्कत होती है, ऊपर उठाना बहुत आसान होता है. ध्यान रखना. शुरुआत अगर सब कुछ अच्छे से हो गई ना, आगे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा समझ में आएगा. अगर आपको यही नहीं पता हो कि नियामकीय विज्ञान क्या है, मान लो कभी पूछ ले नीति शास्त्र एक नियामकीय विज्ञान है, इट्स ए नॉर्मेटिव साइंस, तो बोलोगे नियामकीय विज्ञान में क्या होता है? नियामकीय विज्ञान में कुछ मानकों के आधार पे, कुछ नॉर्म्स के आधार पे, मापदंडों के आधार पे हम उचित और अनुचित का रूप में निर्धारण करते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. क्लियर है? इज इट क्लियर? बोलो इज इट क्लियर? ओके. तो नीति, ऐसा सवाल बन सकता है नीति शास्त्र क्या विज्ञान है? आप बोलोगे विज्ञान है. क्यों विज्ञान है वो पिछले पाठ में देख लिया. कैसा विज्ञान है? हम बोलेंगे वर्णात्मक नहीं है बल्कि नियामकीय विज्ञान है. विज्ञान दो टाइप का होता है, वो रसायन विज्ञान टाइप का विज्ञान नहीं है. रसायन विज्ञान में ज्यों का त्यों, जीव विज्ञान टाइप का विज्ञान नहीं है नीति शास्त्र. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब तथ्यात्मक वर्णन करते हैं, जो जैसा है उसका उसी प्रकार से वर्णन करते हैं. इसमें है टाइप का कथन आता है. यहां चाहिए आएगा, मूल्यात्मक अध्ययन करेंगे, तथ्यात्मक नहीं मूल्यात्मक. इसमें कुछ मानकों के आधार पर, नॉर्म्स के आधार पर, नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्म्स के आधार पर कुछ ग्राउंड मिलेगा, उसके आधार पर डिसाइड करेंगे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. इट शुड बी क्लियर. सारे लोग बोले ये पार्ट क्लियर. जो मैं बता रहा हूं पढ़ लो ना, एनसीईआरटी और बुक पे जा रहे हो, जितना मैंने बता दिया पर्याप्त है. आईएएस का एग्जाम देखते रहना. ओके, नेक्स्ट. देखो मेरी क्लास के लिए शांतिपूर्वक कमरे पे जहां बैठे हो ठीक से बैठना, कलम कॉपी लेकर बैठना और कुछ नोट करते रहना, समझना. जहां दिक्कत हो दोबारा फिर से देख लेना क्या दिक्कत है. आगे चलते रहोगे, फिर आगे का जब हम सवाल बनाएंगे तो सवाल तो तब समझ में आएगा ना जब आपका सारा फंडा क्लियर हो. इसके लिए पढ़ना जरूरी है. 250 नंबर का पेपर है, ध्यान रखना, 250 मार्क्स. और आईएएस अगर बनना चाहते हो ना तो इस पर्टिकुलर पार्ट में नंबर ठीक आना चाहिए. और इसकी तैयारी ठीक कर लोगे ना इथिक्स की, तो इसका सीधा लाभ मिलेगा एसे में. 250 मार्क्स का वो भी है. और इथिक्स को ठीक से पढ़ लोगे तो कुछ लाभ आपको जीएस के फर्स्ट पेपर में भी मिल जाएगा, क्योंकि समाज सुधारक पढ़ना है, नेता पढ़ना है. इतिहास वाले पार्ट में भी समाज सुधारक और नेता पढ़ना है. यहां से पढ़ो, वहां लिखो ना. जब हम समाज सुधारक पढ़ेंगे तो हम जीएस फर्स्ट पेपर का सवाल उठा लेंगे, जो इतिहास में पूछा गया है वो यहां टैकल कर लेंगे ना, और ज्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर लेंगे, क्योंकि थॉट है ना ये सारी चीजें.
थिंकरों ने थॉट दे रखा है, फिलोसफर पढ़ना है। गांधी फिलोसफर भी तो हैं, विवेकानंद फिलोसफर है। विवेकानंद में जीएस के फर्स्ट पेपर में सवाल आया है, यहां पढ़ो वहां लिखो। गांधी अंबेडकर फर्स्ट पेपर में जीएस में सवाल था, वर्ण व्यवस्था में गांधी और अंबेडकर के विचार, यहां पढ़ेंगे वहां लिखेंगे, क्या दिक्कत है? तो ठीक से पढ़ना तो होगा, तो फिर सवाल लिखने में बड़ी आसानी होगी। ध्यान रखना। क्लियर? ओके। कमेंट्स, सारे कमेंट्स थोड़ी पढ़ पाते, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कमेंट करना, देखना, पढ़ना, रीड करना मुश्किल काम है, बट जो जरूरी कमेंट होगा उसको देख लेंगे ना। इज इट क्लियर? सारे लोग बोले इज इट क्लियर? अब एक चीज और देख लो, क्योंकि जब हम इथिक्स में जाते हैं तो हम मूल्यों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए की बात करते हैं। तो उस क्रम में 4 पुरुषार्थ भी आते हैं। 4 पुरुषार्थ नोट कर लोगे। ये जो पुरुषार्थ हैं इनको कई जगहों पर लिखने का मौका मिलता है। पुरुषार्थ, पुरुष का लक्ष्य, पुरुष प्लस अर्थ, अर्थ का मतलब यहां पे लक्ष्य है, पुरुष का लक्ष्य। नोट करोगे, पुरुषार्थ, पुरुष का लक्ष्य, पुरुष का लक्ष्य लिख लो आप, पुरुष का लक्ष्य लिख लिया, पुरुषार्थ। ध्यान देना, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान देना, 4 पुरुषार्थ है, आज भी प्रासंगिक हैं, ध्यान रखना। अब उसको समझने के ऊपर निर्भर है कि आप उसे मानते हो कि नहीं मानते हो। धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। यहां धर्म का मतलब DHARA में से है, धर्म, नॉट रिलीजन। यहां धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है, धर्म का मतलब इसका अंग्रेजी अनुवाद धर्म होता है। नेवर राइट रिलीजन इन प्लेस ऑफ द टर्म धर्म। ये धर्म है, ठीक है। नीति शास्त्र को पढ़ने से समाज को देखने का नजरिया बदल रहा, अच्छा है, नजरिया बदलो। नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। ये ध्यान रखना है। दिशा को बदलोगे तो IAS बन जाओगे। तो देखो, 4 प्रकार का लक्ष्य है, और हमें जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग लक्ष्य स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा सारे लक्ष्य मानने हैं। आरंभिक अवस्था में पुरुषार्थ, धर्म, धर्म का मतलब यहां पर है, धर्म का मतलब है स्व कर्तव्य पालन। नोट कर लोगे सारे लोग, स्व कर्तव्य पालन। इसका मतलब है नैतिकता। धर्म का मतलब नैतिकता से, सदाचार, अच्छा आचरण से है। सदाचार, सद आचार, अच्छे आचरण से है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों से है। सामाजिक और नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य ये धर्म है। जैसे सत्य ये धर्म है, दया धर्म है, अहिंसा धर्म है, प्रेम, न्याय ये सब धर्म है। दया, सत्य, अहिंसा, प्रेम, न्याय ये सब धर्म हैं। ध्यान देना आप सारे लोग, क्या है ये सब? धर्म हैं। ये सब धर्म हैं। सामाजिक और नैतिक मूल्य। बोलो, इज इट क्लियर? सारे लोग बोलना। धर्म का मतलब क्या है? भारतीय परंपरा में, प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, एंशिएंट इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन, इसमें 4 काइंड्स ऑफ पुरुषार्थ आर एक्सेप्टेड। फर्स्ट वन इज धर्म, सेकेंड वन इज अर्थ, थर्ड वन इज काम एंड फोर्थ वन इज मोक्ष। 4 काइंड्स ऑफ पुरुषार्थ आज एम ऑफ पुरुषा हैज बीन एक्सेप्टेड इन आवर एंशिएंट इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन। इसका उपयोग देखो कितनी जगह पर उपयोग है। इथिक्स में उपयोग है, और साथ साथ उपयोग है कहां पर? निबंध में उपयोग है। कई जगहों पे करोगे। पहले विषय तो समझ में आ जाए, शब्द तो समझ में आ जाए, ठीक है। सारे लोग बोलना, धर्म का मतलब क्या है? सारे लोग बोलो एक बार की, धर्म का मतलब अपने कर्तव्यों का पालन,
इस धर्म का मतलब नैतिकता से है, धर्म का मतलब अच्छे आचरण से है, धर्म का मतलब सामाजिक और नैतिक मूल्यों से है। जिसे पूछा जाए कुछ एग्जाम्पल देकर बताओ, बोलो सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, न्याय धर्म है, प्रेम, करुणा, ये सब धर्म है। ध्यान देना, भारतीय परंपरा में धर्म का ये मतलब माना गया है। आप सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर दो। अभी मोक्ष बाद में देखेंगे, सर मोक्ष क्या है, अभी 3 पढ़ाया नहीं, मोक्ष पूछ रहा है ये कि मोक्ष क्या है। ये 3 क्लियर हो गया क्या? कितना स्मार्ट बन रहा है, बोला है मोक्ष क्या है, एक ही बार मोक्ष ही प्राप्त कर लेगा। पहले 3 तो समझ लो, मोक्ष क्या है। अभी मोक्ष पे जाना चाहते हैं, आसान है मोक्ष क्या, जीवन का चरम लक्ष्य है, इतना आसानी से थोड़ी मिलेगा। पहले समझो, धर्म का मतलब, धर्म की यह स्थिति है। बोलो, धर्म का मतलब यह है। अब ये बताओ, सारे लोग बताना, यस और नो में जवाब देना, क्या राजनीति धर्म से युक्त होनी चाहिए या धर्म से अलग होनी चाहिए? इस धर्म से, सारे लोग बोलना, राजनीति धर्म से युक्त हो कि धर्म से अलग हो? यस और नो में उत्तर दो आप सारे लोग। युक्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? युक्त का मतलब संयुक्त, एसोसिएटेड। सारे लोगों ने कहा यस, होनी चाहिए। तो राजनीति तो धर्म से युक्त होनी चाहिए, राजनीति धर्म से युक्त होनी चाहिए। युक्त, अलग नहीं, तटस्थ नहीं। युक्त का मतलब एसोसिएटेड। पॉलिटिक्स मस्ट बी एसोसिएटेड विथ धर्म। तो हमारे सिलेबस में तो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आया है राजनीति पंथ से अलग होनी चाहिए, धर्म से नहीं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है, हिंदी में सेकुलरिज्म है। कभी अनुवाद धर्म निरपेक्षता मत करो। राजनीति पंथों से तटस्थ अलग होनी चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए, पृथक होनी चाहिए, बिलगाव होना चाहिए उससे। राजनीति तो धर्म से युक्त होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने सेकुलरिज्म का हिंदी अनुवाद धर्मनिरपेक्षता नहीं किया है। अगर आप सतर्क हो तो कभी भी धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग न करो। कॉन्ट्रडिक्शन है इस लाइन में, इस शब्द में कॉन्ट्रडिक्शन है अपने आप में। जब भारतीय संविधान में कहीं धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वो भी जिन शब्दों को बाद में जोड़ा गया था, 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ध्यान देना, उसमें एक प्रस्तावना में यह भी शब्द जुड़ा, पंथ निरपेक्षता। तो राजनीति धर्म से युक्त होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब तो बहुत अच्छा है। तो अगर आप धर्म निरपेक्षता कहोगे तो मानना पड़ेगा राजनीति को धर्म से थोड़ा तटस्थ करो, अलग करो, जो कि ठीक काम नहीं है। गांधी ने कहा राजनीति धर्माधारित होनी चाहिए। किसने कहा? गांधी जी ने। तो वहां धर्म का मतलब क्या है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म नहीं। धर्म का मतलब है दया, करुणा, प्रेम। कहा गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। तुलसीदास जी कहते हैं सत्य न दूसर धर्म समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। मतलब सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने सत्य को धर्म माना। ये सुनो, महाभारत में कहा गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। बोले ये सुनो, तो धर्म का जब ये मतलब है, वास्तविक मतलब है, इसीलिए जब सेकुलरिज्म शब्द जुड़ा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो हम लोगों ने उसका अनुवाद धर्म निरपेक्षता नहीं किया। हम लोगों ने उसका अनुवाद क्या किया है? पंथ निरपेक्षता। राजनीति पंथ से तटस्थ होनी चाहिए, राजनीति तो धर्म से युक्त होनी चाहिए। हिंदू धर्म, हम देखो धर्म का बोलचाल की भाषा में हम हिंदू, जैन, बौद्ध इत्यादि को कर देते हैं, परंतु धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? संदर्भ को देखो, स्व कर्तव्य पालन। यही प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में माना गया है। धर्म का मतलब मूल्यों से है, अच्छे आचरण से है, कर्तव्य से है, नैतिकता से है, दया, करुणा, प्रेम, त्याग से है। और तर्क देकर बता सकते हो कि अहिंसा परमो धर्म कहा गया। सत्य न धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, ऐसी बातें बोली गई।
दया परम धर्म है, दया को धर्म माना गया। ये होना चाहिए, जीवन में धर्म होना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्लियर? इसीलिए हम लोगों ने जब पंथ निरपेक्षता, जब सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया 1976 में 42 अमेंडमेंट के द्वारा, तो फिर हम लोगों ने इसका अनुवाद धर्म निरपेक्षता न करके पंथ निरपेक्षता की है। ये बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो अगर आप सतर्क हो तो धर्म निरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं करना। इज इट क्लियर? धर्म का मतलब यह है, और पंथ का मतलब हो जाएगा जैसे इस्लाम पंथ है, क्रिश्चियनिटी पंथ है। ध्यान देना, धर्म का मतलब तो मूल्यों से है। हमें धर्मों से युक्त होना चाहिए, धर्म के अनुसार जीवन में आचरण करना चाहिए। राजनीति भी ना, राज जो है ना, राज, ये नीति के अनुसार करना चाहिए। नीति का संदर्भ यहां पर धर्म से हो जाता है। नैतिकता से युक्त होकर राज करो। आज नीति आधारित राज की बात कम होती है, राजनीति के अनुसार होना चाहिए। मगर नीति विहीनता बढ़ गई है आज पॉलिटिक्स में, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? बोलो। पंथ जो होता है उसमें एक सिस्टम होता है, वहां ईश्वर हो सकता है या कोई अलौकिक सत्ता हो सकती है, वहां उसकी एक विशेष कार्य पद्धति होगी, पूजा पाठ की पद्धति होगी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या फिर कोई पूजा स्थल होगा, मठ होगा, कुछ ना कुछ होगा। उसमें फिर अलग चरम लक्ष्य की बात होगी, उसके अनुयायी होंगे, वो एक खास टाइप का आचरण करते हुए दिखाई देंगे, वो पंथ की श्रेणी में आएगा। इस्लाम पंथ हो गया, क्रिश्चियनिटी पंथ हो गई, ये छोड़ो। और धर्म तो ये है, ध्यान रखना, ये सारी बातें पंथों में भी हैं, बट पंथों में इसके अलावा और भी बातें हैं जो कि धर्म में नहीं है। जिसमें ये चीजें हैं हम कहेंगे वो धार्मिक आदमी है, जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग, अहिंसा परमो धर्म कहा गया, ये ध्यान रखना आप। और दसियों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें आप बता सकते हो कि धर्म का यही अर्थ है वास्तव में। और जीवन में सबसे पहले बच्चे को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। बचपन में, बाल्यावस्था में, ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को किसकी शिक्षा दो? धर्म की। किसकी? धर्म की। कहा गया है जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैं अवतरित होता हूं, ऐसा गीता में कहा गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और धर्म संस्थापना अर्थाय, मतलब धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म की रक्षा का मतलब हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए दया। अगर समाज में जब जब दया, करुणा, प्रेम, त्याग इत्यादि पे प्रहार होता है, ईश्वर अवतरित होता है। धर्म का मतलब यह है, ये ध्यान रखना। गांधी ने कहा धर्म से युक्त राजनीति करो, तो इसका मतलब थोड़ी कि हिंदू धर्म से युक्त राजनीति करो, इस्लाम से युक्त होकर राजनीति करो। इन चीजों से युक्त होकर राजनीति की जानी चाहिए। राजनीति में अगर दया, करुणा, प्रेम, त्याग आ जाए तो समझते हो कितनी अच्छी राजनीति हो जाएगी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले कहा जाता था कि राजनीति धर्म, जीवन के प्रारंभ में बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। खूब उन्हें नैतिक अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, दया की बात, करुणा की बात, प्रेम की बात, सहयोग की बात, न्याय की बात सिखा दो बच्चे को, और उसके बाद वो धन कमाना शुरू करे। अर्थ सेकेंड फेज ये होता है। अपने सिलेबस को देखो, ये देखो, ध्यान से देखना। मूल्य विकसित करने में, संदर्भ को देखना सारे लोग, सिलेबस में है मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। मूल्य विकसित करने में इधर देख लो आप, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। मूल्यों को बढ़ावा देने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। ये वास्तव में यही तो टॉपिक है। टॉपिक तो यही है कि हमें बचपन में
धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। धर्म के अंतर्गत मूल्य भी तो आ गए। जो बात प्राचीन काल में भारतीय परंपरा में है वो नए रूप में सिलेबस में आ गया है। बच्चों को मूल्यों की शिक्षा कब दोगे? शुरुआती दौर में कि 50 साल के बाद दोगे? तो यही बात तो धर्म कह रहा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों में धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। ध्यान रखना। क्लियर? धर्म समझो पहले, और जो धर्म के अनुसार आचरण करे वो धार्मिक आदमी हो। वास्तव में धार्मिक कौन है? जो इन धर्म को धारण करता हो। वास्तव में तो धार्मिक वो कहलाएगा जिसमें दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, त्याग हो, वो धार्मिक आदमी है। और नहीं तो वो फिर ईश्वरवादी में चला जाएगा। वो ईश्वर की सत्ता को मानता है, वो ईश्वरवादी हो जाएगा। हो सकता है ईश्वर को मानता हो और फिर भी झूठ बोलता हो, हिंसा करता हो, अन्याय करता हो। तो हम कहेंगे वास्तव में यह आदमी धार्मिक नहीं है। बोलो, इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? धर्म शब्द का अर्थ क्लियर? इसको कई जगहों पे आप लिख सकते हो। धर्म इज नॉट आइडेंटिकल टू रिलीजन। धर्म इज नॉट आइडेंटिकल टू रिलीजन, मस्ट बी अवेयर। रिलीजन का अनुवाद पंथ होता है। वास्तव में हम बोलचाल की भाषा में धर्म का अनुवाद रिलीजन कर देते हैं, रिलीजन का अनुवाद धर्म करते हैं। रिलीजन जैसे जैसे इस्लाम रिलीजन हो गया, क्रिश्चियनिटी रिलीजन हो गई। धर्म का तो ये वास्तविक अर्थ है। ध्यान रखना आप सारे लोग, इट शुड बी क्लियर। दूसरा है, देखो सबसे पहले बचपन में हमें धर्म का पालन करना चाहिए, उसके बाद अर्थ और काम, अर्थ और काम, और लास्ट में मोक्ष। आज के समय में जीवन का लक्ष्य यही हो गया। अर्थ का मतलब धन संपदा, भौतिक संपदा, पैसा, रुपया, पैसा, सब, ये सब अर्थ है। आज के समय में लोग अर्थ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए और धर्म का सहारा ले रहे हैं। धर्म के अनुसार अर्थ का संचालन, अर्थ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, धन कमाने के लिए भ्रष्ट आचरण इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे तैसे धन कमाने की बात हो रही है। कोई भी उपाय लगाओ, धन कमा लो। इसका मतलब अर्थ के लिए प्राचीन परंपरा में कहा कि धर्म के अनुसार अर्थ का अर्जन करो, धन संपदा इकट्ठा करो, या धन का संचय करो, या धन कमाओ। वर्तमान में यह धर्म चला गया है साइडलाइन, केवल अर्थ और काम हो गया समाज में। अगर कभी कोई पूछ दे कि भ्रष्टाचार का कारण क्या है, तो बोलो कि भ्रष्टाचार का एक कारण है कि जीवन में अर्थ और काम लक्ष्य हो गया है। धन कमाओ और शारीरिक सुख में व्यतीत कर दो, परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार के बहुत कारण हैं, बट एक कारण यह है कि लोगों ने धर्म को छोड़ दिया है। दया, करुणा, प्रेम, त्याग, न्याय, सत्य, अहिंसा छोड़ दिया है। जो भी उपाय लगाना हो उपाय लगाओ, अर्थ कमाओ, धन कमाओ। यह किसी भी येन किन प्रकार में धन कमाना है, झूठ बोलना हो, चोरी करनी हो, डकैती करनी हो, कालाबाजारी करनी हो, धन कमाना लक्ष्य है। तो धर्म के अनुसार पहले कहा गया धर्म को संपादन करो, और धर्म के अनुसार धन संचय करो या धन कमाओ। आज के समय में यह चला गया है किनारे। परिणाम स्वरूप समाज में भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। बचपन में धर्म का संपादन किया जाना चाहिए। इज इट क्लियर? बोलो सारे लोग, इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? क्लियर है? एक बार बोले सारे लोग, आवाज क्लियर है? एक बार हिंट दे दें सारे लोग। यस। देखो, अर्थ और काम, अर्थ का मतलब धन संपदा, काम का मतलब होता है शारीरिक सुख। शारीरिक सुख, काम का मतलब शारीरिक सुख। तो देखो, भारतीय परंपरा प्राचीन काल से कह रही है कि शुरुआती दौर में धर्म का पालन करो, यह ब्रह्मचर्य आश्रम है, और उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, और गृहस्थ आश्रम में जाओ तो अर्थ कमाओ, धन कमाओ,
और फिर शारीरिक सुख, शादी विवाह करके शारीरिक सुख की प्राप्ति करो। हमारे जीवन के संपूर्ण विकास के लिए, संतुलित विकास के लिए, आपका व्यक्तित्व बड़ा संतुलित रहे, इसके लिए जरूरी है कि जीवन में नैतिकता रहे, धर्म भी रहे। धर्म के अनुसार आप धन भी इकट्ठा करो और पारिवारिक जीवन भी व्यतीत करो। ये सब चीजें रिक्वायर हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी हैं। आपके अंदर नैतिकता भी होनी चाहिए, धन भी होना चाहिए। बिना धन के जीवन संचालित ठीक से नहीं होगा। परंतु धन का संचय कैसे करना चाहिए? धन का संचय अनैतिक तरीके से करोगे, अधार्मिक तरीके से करोगे, या धर्म का पालन करोगे? धर्म का मतलब हम अच्छा काम करके भी तो धन इकट्ठा कर सकते हैं। आप आईएएस बनते हो तो आप बहुत अच्छा काम करते हो, अवसर मिलता है काम करने का, फिर भी कुछ लोग गलत तरीका अपना लेते हैं, बाद में ग्रिप में आ जाते हैं, एजेंसियों के रडार पे चढ़ जाते हैं, फिर रग ले जाते हैं। नहीं तो सरकार इतनी व्यवस्था कर देती है, पर्याप्त व्यवस्था करती है कि आप अपना जीवन बड़ा आनंद पूर्वक गुजार सकते हो, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ गुजार सकते हो, इतनी व्यवस्था रहती है। तो फर्स्ट वन इज धर्म। धर्म मीन्स morality, to perform one's own actions. For example, kind-heartedness, love, justice, benevolence, truth, etc. are accepted as dharma. Second one is artha. Arth means wealth. So गृहस्थ आश्रम का संबंध अर्थ और काम से है। तो गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम, समय पे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ, गृहस्थ आश्रम में, और फिर बाद में आता है वानप्रस्थ आश्रम। धीरे धीरे आप छोड़ो घर को और बाद में आप संन्यास आश्रम में प्रवेश करो। ये पहले माना जाता था और मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य है। अब मोक्ष की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये आ जाएगा फिलोसॉफिकल। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष मिलेगा तो जीवन से दुख खत्म हो जाएंगे, पूरी तरीके से खत्म, और आनंद ही आनंद रहेगा। आनंद ही आनंद, परमानेंट आनंद, कभी कभी नहीं। अर्थ और काम में क्षणिक सुख मिलता है, परमानेंट आनंद नहीं मिलता है। परंतु जब मोक्ष मिलता है तो हमेशा आनंद ही आनंद की स्थिति आ जाती है। ज्यादातर लोगों ने ऐसी स्थिति को स्वीकार किया है, उसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाना है कि मोक्ष क्या है। बोलो मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य है। आज के डेट में मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। वर्तमान समाज में अर्थ और काम जीवन का लक्ष्य हो गया। लक्ष्य ये कि ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना है और खर्च कहां करना है? शारीरिक सुख प्राप्ति में। तो जिस समाज में अर्थ और काम जीवन का चरम लक्ष्य हो जाएगा, वो समाज का करप्ट होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अर्थ और काम के पीछे धर्म होना चाहिए, तब तो बचेगा समाज। और अगर धर्म को छोड़ दो, यानी नैतिकता छोड़ दो, दया, करुणा, प्रेम, त्याग, अहिंसा छोड़ दो, और केवल मान लो कि धन कमाना है और सुख की प्राप्ति करनी है, तो फिर तो समाज में उत्पीड़न भी बढ़ेगा महिलाओं का। और आज का समाज इसी चीज को लक्ष्य बना लिया है, अर्थ और काम को। किसी भी तरीके से पैसा कमाओ। भारत के नक्शे को भी बेच दो, कहीं जमीन का टुकड़ा है सौदा कर दो, ये स्थिति हो गई है कई जगहों पे। ऐसे लोग भी ग्रिप में आते हैं। किसी भी प्रकार से पैसा कमाओ, यही लक्ष्य है। और पैसे का उपयोग कहां करेगा? शारीरिक सुख की प्राप्ति में। शरीर को ज्यादा से ज्यादा सुख मिले। आत्मा को कहां सुख की लोगों को जरूरत ज्यादा पड़ रही है, सोच भी नहीं पाता। वो केवल शरीर को सुखी बनाने का प्रयास करता है, और ये हमेशा क्षणिक होता है, परमानेंट हो ही नहीं सकता है, कुछ देर के लिए मिल सकता है। मोक्ष हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। उधर डिटेल में नहीं जाना है, अभी उधर में नहीं जाना है। इज इट क्लियर? बोलो इज इट क्लियर? देखो, अगर आप नैतिक हो तो धर्म के अनुसार काम करोगे। अगर आपके जीवन में दया है, दया से युक्त होकर काम कर रहे हो, करुणा है, प्रेम है, न्यायपूर्वक काम करो, इसका मतलब आप नैतिक व्यक्ति हो, इथिकल आदमी हो। अनैतिक काम नहीं कर रहे हो, चोरी, हत्या, डकैती नहीं कर रहे हो। आप नैतिक आदमी कब होगे? जब आप मूल्यों से युक्त होकर काम करो। दया, करुणा, प्रेम, त्याग। कोई गरीब है, मदद करे, हम कहें बड़ा इथिकल आदमी है, ये नैतिक आदमी है। ये सुनो,
माता पिता का सम्मान कर रहे हो, वृद्ध माता पिता उनकी सेवा कर रहे हो, वह इथिकल आदमी है, नैतिक आदमी है। इज इट क्लियर? ये 4 प्रकार के लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ये इससे जीवन के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है। व्यक्ति नैतिक रूप से तृप्त हो गया शुरुआती दौर में। अर्थ और काम अगर आपके जीवन में है तो आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तृप्त हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। और अगर मोक्ष भी है तो मानसिक और आध्यात्मिक संतुष्टि पीक पे आ जाएगी, मानसिक और आध्यात्मिक संतुष्टि हो जाएगी। तो इफ यू आर फॉलोइंग धर्म, ethically you will satisfied, ethical aspects will completed. Through earth and kama, physical and mental satisfaction, and through liberation, moksha, mental and spiritual satisfaction. Overall, complete development of your personality. आज के समय में कई लोगों के पास बहुत धन है और शारीरिक सुख के सभी संसाधन हैं, फिर भी सुसाइड कर लेते हैं। उनके अंदर मानसिक और आध्यात्मिक शांति नहीं है। कई लोग तलाश कर रहे हैं, खूब पैसा है घर में, बंडल ऑफ नोट्स है, 10-20 प्रॉपर्टी है, मानसिक शांति नहीं है। सुख सुविधा के सारे साधन हैं, मानसिक शांति नहीं है। तलाश कर रहा है कहीं शांति मिल जाए, स्पिरिचुअल पीस मिल जाए, आध्यात्मिक शांति मिल जाए, मानसिक रूप से व्यथित है। पैसे का होना, अर्थ का होना और काम का होना जीवन में सुख की अनिवार्य शर्त नहीं है, ध्यान रखना। ये रहेगा तो सुख पक्का मिलेगा। हो सकता है बहुत धन भी हो, बहुत सुविधाएं भी हो अन्य तरीके की, फिर भी दिमाग शांति से नहीं रहता, उनके जीवन में आनंद नहीं होगा। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे ऐसे लोग आप देखोगे मुंबई, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में स्पेशली हर एक साल कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। मंच पे आते हैं तो हमेशा चमकते हुए आते हैं, दमकते हुए आते हैं, लगता है कितना खुश है, चहकते हुए आते हैं लोग मंच पे। कहीं कहीं पे कुछ चल रहा हो इस टाइप से, तो वो जो मॉडल्स हैं या फिर जो कई सारे जो हीरोज हैं, लगता है कितना इनके जीवन में खुशी खुशी है। दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें खूब है उनके जीवन में, धन भी बहुत है और इसकी भी स्थितियां बनी रहती हैं, बट मानसिक शांति नहीं है। कुछ दिन के बाद लगता है सुसाइड कर लिए हैं, और ऐसे रिपोर्ट्स हमेशा आते हैं, ध्यान रखना आप। तो ये भी चाहिए, धर्म भी चाहिए, और इसको भी आप मान सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है। तो अभी उधर में नहीं जाना, नहीं तो रास्ता फिर थोड़ा अलग दिशा में चला जाएगा। हमें तो इथिक्स पढ़ना है, और वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ना है। और ये जो पाठ है धर्म, ये तो आ गया है सिलेबस में, इनडायरेक्टली आया है। अगर सीधे देता है कि धर्म की शिक्षा दो तो विवाद हो जाता। सिलेबस में आ गया, क्या आ गया? सिलेबस में आ गया मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं के मूल्य का मतलब धर्म के पालन में। धर्म का मतलब मूल्य भी तो होता है, जैसे दया एक मूल्य है, करुणा मूल्य है, प्रेम मूल्य है, अहिंसा मूल्य है, सत्य भी एक मूल्य है। इन मूल्यों को विकसित करने में परिवार की भूमिका है, समाज की भूमिका है, शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका है। तो हम मूल्यों को धर्म से भी जोड़ेंगे। इज इट क्लियर? पहले बोलो, इज इट क्लियर? अरे मोक्ष दिलवा दीजिए, बोल रहे मोक्ष दिलवा दीजिए। मोक्ष मिल जाएगा ना तो बेटा आईएएस की तैयारी बंद कर दोगे। अभी आईएएस बनोगे, आईएएस बन जाओगे तो मोक्ष है। ये भी एक प्रकार का मोक्ष है, मतलब जीवन से दुख दूर हो जाएंगे और आनंद की प्राप्ति होगी। तो आईएएस बन जाना भी एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति के समतुल्य है। तो अपने को आईएएस बन जाओ, घर परिवार के दुख दर्द दूर हो जाएंगे, पिताजी हमेशा खुशी से झूमते हुए चलेंगे। कहीं सड़क पे चाय भी पिएंगे ना तो बड़े मुस्कुराते हुए चाय पिएंगे कि मेरी बेटी आईएएस बन गई है, मेरा बेटा आईएएस बन गया है। आनंद ही आनंद रहेगा। तो उनके शरीर में कष्ट भी हो तो आनंद ही दिखाई देगा चेहरे पे कि बेटा मेरा तो आईएएस है। इसी बात को खुश रहेंगे तो मोक्ष तो हो ही गया एक तरीके से, दुख दूर, आनंद की प्राप्ति। तो डिपेंड करता है कि वो मोक्ष चाहते हो कि आईएएस वाला मोक्ष खोजो। अभी
वो मोक्ष के चक्कर में मत रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अपने सिलेबस में हम लोग को इथिक्स पढ़ना है, इथिक्स इंटीग्रिटी ऑफ एटीट्यूड। पर इथिक्स प्योर इथिक्स नहीं है कि आप इथिक्स की किताबों पे जाके इथिक्स निकालो। हम लोगों के सिलेबस में बेसिकली प्रशासनिक नीति शास्त्र है, प्रशासन में इथिक्स की भूमिका है। तो हम एक बार ये देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी कहां आते हैं अपने इसमें राज्य के भीतर। तो एक फिर से फ्रेश पेज पे लिखना, राज्य, सारे लोग लिखो राज्य। ये समझोगे तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। और फिर तो जितने सवाल बनाओ देखोगे ना, सब सवाल बनेंगे। जब किसी चीज में प्रवेश करते हैं तो न्यू तैयार करने में थोड़ा वक्त लगता है, और न्यू अगर मजबूत होना तो बिल्डिंग तो आप खींचते चले जाओ, ऊपर में बहुत आसान होता है। और जिसकी न्यू हिलती डुलती हो ना, वो तो जितना आगे बढ़ेगा उतना कंपन होगा। तो अपनी किसी विषय में जाते वक्त पहले बारीकियों को जान लेना चाहिए, फिर उस विषय में अपने आप आपकी पकड़ बड़ी मजबूत हो जाती है। अब मैं क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं, अभी पहले टॉपिक का दिया हूं, फिर मैटर मिल जाएगा आपको, उतना पर्याप्त रहेगा, उससे अलावा भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? देखो, राज्य के लिए, स्टेट के लिए परंपरागत तौर पे 4 चीजों को आवश्यक माना गया है। 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक है निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग, डेफिनिट टेरिटोरी, भूभाग, जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन। 4 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर बीइंग ए स्टेट। जनसंख्या, उसके बाद सरकार, गवर्नमेंट, और लास्ट में है संप्रभुता, सॉवरेनिटी, संप्रभुता। ये 4 चीज होगी तभी स्टेट कहलाएगा। ये रिक्वायरमेंट्स है, ट्रेडिशनली इट इज, दिस वन इज एक्सेप्टेड कि 4 चीजें हों। निश्चित भूभाग हो, जैसे भारत एक राज्य है। क्यों राज्य है? निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, भारत सरकार भी है, और संप्रभुता भी है। संप्रभुता का मतलब होता है, सॉवरेनिटी मीन्स आंतरिक मामलों में सर्वोच्च, आंतरिक मामलों में सर्वोच्च, और बाह्य मामलों में स्वतंत्र, बाह्य मामलों में स्वतंत्र, स्वतंत्र। हम देश के भीतर हम ही सर्वोच्च हैं, जो डिसीजन लेना होगा हम ही लेंगे, और किस देश के साथ संधि करनी है, किसके साथ युद्ध करना है, इसका निर्णय लेने में हम स्वतंत्र हैं, सर्वोच्च नहीं। स्वतंत्र हैं कि हम संधि पर हस्ताक्षर करें कि न करें। बाह्य मामलों में स्वतंत्र और आंतरिक मामलों में देश के भीतर हम सर्वोच्च हैं। वैदेशिक संबंधों में सर्वोच्च नहीं है, ध्यान रखना आप। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो। तो ध्यान देना, निश्चित भूभाग, जनसंख्या। अब सरकार की चीज, सरकार के संदर्भ में आता है, सरकार के विभिन्न रूप होते हैं, विभिन्न रूप, कई टाइप की सरकारें होती हैं, और सरकार के कुछ अंग होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत में जो सरकार का रूप है, जैसे विभिन्न रूप होते हैं, जैसे राजतंत्र होता है, कहीं कहीं पहले राजतंत्र था, राजा ही हेड था, राजा, जैसे नेपाल में पहले राजतंत्र था, भूटान में राजतंत्र था। ये भी सरकार का एक रूप है, ध्यान देना। पहले धर्मतंत्र था, धर्म के अनुसार शासन चलता था, धर्मतंत्र, धर्म के अनुसार शासन। भारत में जो सरकार का जो रूप है वो लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र है। जनता का तंत्र मतलब शासन, जनता का शासन है। लोकतंत्र, तंत्र मतलब शासन, धर्मतंत्र मतलब धर्म के अनुसार शासन, राजा का शासन, राजतंत्र। मोनार्की, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी, different forms of government, and this one is the democracy is the most popular form of government. आज पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय सरकार लोकतांत्रिक सरकार मानी जाती है, लोकतंत्र।
ठीक है, बोलो सारे लोग, इज इट क्लियर? लोकतांत्रिक सरकार सबसे महत्वपूर्ण सरकार मानी जाती है और सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंग हैं। आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे तो यही तो आता है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका में बहुत सारी चीजें हैं, कार्यपालिका भी है, विधायिका है, फिर उसमें संसद आएगा, आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आने लगते हैं। इस सब चीजों में, तीनों चीजों में आप बहुत चीजें अपने अंडर में ले लोगे। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में 3 पांच में बांट के पढ़ोगे, ज्यादातर फंडे क्लियर हो जाएंगे। ये सरकार के 3 अंग हैं, ध्यान देना। अब देखो, भारत में राजतंत्र नहीं है, भारत में धर्मतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र है। कैसा तंत्र है? सारे लोग बोलो, भारत में कौन सा तंत्र है? एक बार फिर से बोलो। भारत में लोकतंत्र है। ध्यान देना, संप्रभुता का मतलब होता है, ये जरूरी है राज्य होने के लिए। राज्य के 4 फीचर होते हैं, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है कि राज्य जो है आंतरिक मामलों में स्वतंत्र, आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है, हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंटरनल स्फीयर, और इंडिपेंडेंट इन एक्सटर्नल अफेयर, बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। तो संप्रभुता का क्या मतलब हो गया? आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में स्वतंत्र। और आज के समय में कई सारे स्टेट तो हैं, परंतु वास्तव में संप्रभुता नहीं है। जैसे सीरिया की स्थिति देख लो, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, इराक की स्थिति देख लो, ये लोग आंतरिक मामलों में सर्वोच्च नहीं हैं, हम इनको राज्य बोलते हैं, दूसरे देश इनके भीतर घुसे हुए हैं और वो डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बाहरी मामलों में भी स्वतंत्र नहीं है। भारत एक राज्य है, हम आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है, और कहां सिग्नेचर करना, अमेरिका भारतीय प्रधानमंत्री गए हैं, कहां करना है कहां नहीं करना, इस मामले में हम स्वतंत्र होकर डिसीजन ले रहे हैं। ये ध्यान रखना आप, इस संप्रभुता एक इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर बीइंग स्टेट। राज्य होने की अनिवार्य शर्त है। समाज में बहुत सारे संगठन हैं, परंतु वो राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर संप्रभुता नहीं है। बहुत सारे समाज में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, उनकी एक भूमि भी है, निश्चित भूमि उन्होंने ले रखी है, जनसंख्या भी है, चलाने वाला कोई है भी, उसके ऊपर में भी कुछ बना लिया है कि नहीं हम ऐसा चलाएंगे इसको, परंतु उनके अंदर संप्रभुता नहीं है। वो सरकार के कानून के अनुसार संचालित हैं, कानून से ऊपर नहीं है कोई। ध्यान रखना, वो संगठन है, राज्य नहीं हो सकते हैं। क्लियर? तो देखना, लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, नोट कर लोगे, अब्राहम लिंकन ने दी है लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र लिख लोगे आप, लोकतंत्र जनता का, ध्यान करना आप, ये सब डेफिनेशन याद रखना। जनता, लोकतंत्र जो है, ये अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति ने परिभाषा दी लोकतंत्र की। वो परिभाषा एक अच्छी परिभाषा मानी जाती है। लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। इस परिभाषा को ध्यान रखोगे तो आज भारत में जो लोकतंत्र है, ये एक तरीके से लोक कल्याणकारी शासन की बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है, लोक कल्याण की बात करता है। तो डेफिनेशन से कनेक्ट करो आप, सारे लोग बोलना लोकतंत्र क्या है अब्राहम लिंकन के अनुसार। सारे लोग बोलो, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन है और जनता के लिए शासन है। एक बार बोलो, सारे लोग लिखकर बोलो, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। ध्यान देना। तो जनता का मतलब क्या है? जनता का शासन है। जनता का मतलब है शक्ति का स्रोत, शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है।
शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर जनता है। शक्ति का स्रोत कौन है, अंतिम स्रोत कौन है, जनता है। संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये जो लाइन है ना, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग ही शक्ति का स्रोत है। हम भारत के लोग मतलब जनता। तो कैसे सिद्ध होगा कि जनता का शासन है? हम भारत के लोग, ये संविधान की प्रस्तावना का पाठ बताता है। शुरुआत होती है हम भारत के लोग, उसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी, पाठ चलता है, आगे तक चलता है। ये लाइन जो है ना, हम भारत के लोग, ये वाक्यांश जो है, ये जो शब्द हैं, ये दर्शाते हैं कि शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। इसलिए जो भी सरकार होती है 5 साल के बाद जनता की शरण में चली जाती है, द्वारे द्वारे घूमती है, घर घर घूमती है, बड़े बड़े बिग शॉट्स हाथ जोड़ते हैं जनता से, मांगते हैं कि आप हमें वोट हमें दे दीजिएगा। 5 साल के बाद तो एक बार जनता तो आ ही जाती है उस फॉर्म में कि शक्ति का स्रोत कौन, जनता है। भले ही बाद में जनता की स्थिति बिगड़ जाए, वो अलग बात है, बट जाना पड़ता है जनता की शरण में। लोग हाथ, बड़े बड़े लोग भी हाथ जोड़कर जनता से वादा करते हैं, कुछ बार माफी भी मांगते हैं, कहते हैं कि हम आप ही के लिए काम करेंगे, फिर जनता उनको जिताती है। तो जनता शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में जनता का शासन है। कई बार लोग कहते हैं मैं तो जनता जनार्दन की कई सुनता हूं, जनता जनार्दन ही सब कुछ है, मेरे लिए तो जनता की सेवा ही परम सेवा। ऐसी बातें नेता बोलते हैं लोकतंत्र में, आपको चाइना में बोलते हुए नजर नहीं आएंगे, साउथ कोरिया में ऐसी बात नहीं होगी कि भाई हम तो जनता जनार्दन वाली बात। जनता के द्वारा शासन है, कहने का मतलब है जनता सीधे सीधे शासन नहीं करती है, जनता चुन कर भेज देती है, ये लो विधायक और ये लो सांसद महोदय। एक चले गए विधानमंडल में, विधानसभा में, दूसरे चले गए संसद में, तो हम चुनकर भेजते हैं। जनता के द्वारा शासन का मतलब है जनता ही चुन के प्रतिनिधियों को भेजेगी और वो लोग शासन करेंगे। तो ये बेसिकली जनता का ही तो शासन हुआ, अप्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष नहीं। जनता का शासन सीधे सीधे नहीं है, पहले स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष शासन था। जनता का शासन है, जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होता है। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलना इज इट क्लियर? जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन। जनता के द्वारा मतलब जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, विधायक और सांसद महोदय, वही शासन करते हैं। बोल लो सारे लोग। और जनता के लिए शासन है करने का मतलब है कि जो शासन किया जाता है वो जन कल्याण के लिए किया जाता है। जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए शासन किया जाता है, जन कल्याण के लिए शासन किया जाता है। लोकतंत्र में जनता के हित में शासन किया जाता है। सरकार चाहती है कि जनता की समस्याएं समाप्त हों, जनता को नाना प्रकार का लाभ दिया जाए। अब देखोगे सरकार का अब जैसे वर्तमान सरकार है, अब देखोगे जनता के हित में कितने कार्यक्रम बनाए हैं। वृद्धों के लिए अलग कई सारे कार्यक्रम, महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला समृद्धि योजना, आप बीसी योजना तो केवल महिलाओं के कल्याण के लिए है, बच्चों के लिए है, बच्चियों के लिए है, वृद्धों के लिए है, समाज के दिव्यांग लोगों के लिए है, जो जिनका जो गरीबी रेखा से नीचे, उनके लिए अलग टाइप का कार्यक्रम है। ये सब कौन से कार्यक्रम है? जन कल्याण, जनता के कल्याण, जनता के लिए शासन है ना। तो इसी क्रम में पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, भाई ये भी देते हैं, भाई जनता का कल्याण होगा। तो अब ये मच गई है, मुफ्तखोरी की आदत लग सकती है पब्लिक में, मुफ्तखोरी की। तो इससे ना हो सकता है कि व्यक्ति निष्क्रिय हो जाए, संभव है। एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से बुरा। हर एक चीज के दो पैमाने होते हैं। या तो हम उनको सारी चीजें, जो गरीब जनता उनको सारी चीजें मुफ्त में दें,
तो या तो मुफ्त में दे या उनके हम स्तर को नीचे से ऊपर उठा लें। दो तरीका है। अमर्त्य सेन टाइप के लोग कहते हैं कि हमें उनकी कैपेबिलिटी, क्षमता को बढ़ा देना चाहिए, बजाय कि हमेशा मुफ्त में देते रहें। तो हो सकता है व्यक्ति शिथिल हो जाए, आदत पड़ जाए कि अरे मुफ्त में मिल रहा है, मैं काम क्यों करूं। और एक होता है कि जो हम मुफ्त में पैसा खर्च कर रहे हैं, हम उस पैसे का उपयोग उनकी क्षमता को बढ़ाने में कर दें, उनको हम स्किलफुल बना दें, हम उनको नाना प्रकार का कौशल सिखा दें। कौशल सीख लेंगे तो उनके लिए मुफ्त में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैपेबिलिटी अप्रोच आता है अमर्त्य सेन का। तो जनता के लिए शासन है, तो लोकतंत्र किसका शासन है? जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए। किसके लिए शासन? जनता के कल्याण के लिए। कई लोग परेशान हो जाते हैं, कितने सरकार के कार्यक्रम हैं, हर एक बार में सरकार के 2, 4, 10 कार्यक्रम आ ही जाते हैं। किसके कल्याण के लिए? क्योंकि लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र तो चलेगा इसमें। बोलो यस और नो, बोलो। इज इट क्लियर? एक बार बोलो सारे लोग, इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके, गुड। कोई और प्रश्न है क्या? कोई विशेष प्रश्न होगा तो उसको हमें शो करेंगे, अदरवाइज ओवरऑल क्लियर है। ओके। और एक दिन हम लोग, मैंने कहा है ना कि एक दिन हम लोग समस्या समाधान पे, प्रश्नों के डिस्कशंस पे रख लेंगे, जो आईएएस का प्रश्न। अभी तो टॉपिक पे धीरे धीरे हम इंटर कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, भारत में लोकतंत्र है तो भारत में लोक कल्याणकारी शासन की अवधारणा है, वेलफेयर स्टेट की बात है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, ध्यान रखना। अब चीजें धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं। हम चाह रहे हैं कि सारी चीजें मुफ्त में न देके उनको अपलिफ्ट करें। ऐसा नहीं गरीब गरीब ही बना रहे, उनको सरकार हर एक साल देती रहे। तो गरीबों में क्षमता निर्माण, उनकी ताकत को बढ़ा के हम उनको मेन लाइन में लेते हैं। बोलो ये ज्यादा बेहतर हो सकता है। सारे लोग बोलो ये सुनो। इसको बोलते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन ने जो दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखना, सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका एक्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एक्जीक्यूटिव, और लास्ट में जुडिशरी न्यायपालिका। ध्यान करना, ये विधायिका कानूनों को बनाती है, कानून बनाएगी, कानूनों का निर्माण करेगी, योजनाएं बनाएगी, ये उनको क्रियान्वित करता है। कार्यपालिका का काम उनको क्रियान्वित करना है, क्रियान्वित करना, नोट कर लोगे, क्रियान्वित करना। और ये न्यायपालिका जो है ना, ये विवाद निवारण संस्था है, विवाद निवारण संस्था। जितना डिस्प्यूट होगा ना, सबका सेटलमेंट यही करती है। राज्य के बीच विवाद हो जाए, चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में, न्यायपालिका उसको, राज्य और केंद्र में विवाद हो जाए न्यायपालिका की शरण में, न्यायपालिका विवाद को दूर करेगी। और मान लो विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया तो लोग उसको चैलेंज दे देते हैं न्यायपालिका में, तो ये कानूनों का औचित्य निर्धारण करती है। कानून का औचित्य, जस्टिफिकेशन, इट डिसाइड्स जस्टिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लॉज। ये सरकार ने कानून बना दिया, सीएए पे बना हुआ और किसी चीज पे, तो मान लो इन्होंने कानून पारित बना लिया, तो लोग पहुंच गए कहां पे? न्यायपालिका में। न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का रक्षक भी तो माना जाता है। तो फिर न्यायपालिका डिसाइड करती है कि जो कानून बना है सही है कि गलत है। तो बहुत सारे कानून जो बने हुए हैं ना, वो अभी जाके लंबित पड़े हुए कहां पे? यहां पे जाके मामला फंसा हुआ है। न्यायपालिका को अभी डिसीजन देना है कि हाँ ये एकदम ठीक है, ये औचित्यपूर्ण है, ये जस्टिफाइड है। तो जब एक बार न्यायपालिका कर दी जस्टिफाइड है, तो लागू करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। क्लियर? अरे पॉलिटी का है, मगर इथिक्स में देखो आप, जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटी में देखते रहोगे। मैं जो बता रहा हूं वो देखो आप यहां पे, और इतनी आसानी से देखो। सरकार के 3 अंग है, कानून बनाया, क्रियान्वित किया,
ये विवाद निवारण संस्था है। अब कार्यपालिका के दो पक्ष हैं, कार्यपालिका के दो पक्ष हैं। कौन कौन से पक्ष हैं? ये कानूनों का पालन करवाती है, ये कानून बनाया, कानूनों का पालन करवाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। यही कार्यपालिका जो है ना, ये पहिए के समान है। ये ठीक से चलेगा तो राज्य ठीक से चलेगा, सरकार ठीक से चलेगी, ध्यान करना। राज्य का पहिया है कार्यपालिका, और कार्यपालिका में अगर जंग लग जाएगा तो सरकार की रफ्तार घट जाएगी, ये ध्यान रखना आप। कार्यपालिका दो प्रकार की, एक राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा गैर राजनीतिक कार्यपालिका। गैर राजनीतिक कार्यपालिका, इसी के भीतर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, अधिकारी, नोट कर लो, अधिकारी तंत्र। ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है ये अस्थायी होती है और ये गैर राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है। नोट करोगे सारे लोग, अस्थायी और अस्थायी। जैसे इसमें राजनीतिक कार्यपालिका में मुख्यमंत्री आ गए, उप मुख्यमंत्री आ गए, ये सब राजनीतिक कार्यपालिका है। ये अस्थायी है, 5 साल पे बदल सकते हैं। तो आप जो आईएएस बनने जा रहे हो, सारे लोग ध्यान देना, आप आईएएस अगर बनोगे तो इसका मतलब आप सरकार का अंग बन जाओगे। सरकार के 3 अंग हैं, व्यवधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यदि आप आईएएस आईपीएस बन रहे हो, अधिकारी बन रहे हो, तो आप सरकार के अंग बनोगे। सरकार के किसका अंग बनने जा रहे हो? विधायिका का नहीं, कार्यपालिका का अंग बनने जा रहे हो। कार्यपालिका में कौन सी कार्यपालिका? गैर राजनीतिक कार्यपालिका। तो आप सरकार के अंग के रूप में काम करोगे, गैर राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में काम करोगे। ध्यान देना आप, कौन सी कार्यपालिका? एक बार अगर आगे सेलेक्ट हो गए तो लगभग 60 साल 62 साल तक आप रहोगे। ये 5-5 साल में बदलते रहेंगे। ये जो मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है 10 साल हो जाए, 15 साल, बट 5 साल में इनको जनता के जाना है फिर से शरण में। और इनको एक बार अगर आ गए तो ये 60-62 साल तक रहते। तो अगर कोई पूछे कि आईएएस बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, तो पहला लाइन बता सकते हो कि सरकार का अंग बनकर काम करने का अवसर मिलता है। किसका अंग बनकर? सरकार का अंग। किसका अंग बनोगे सरकार में? कार्यपालिका का। कार्यपालिका के भीतर किसका अंग? नॉन पॉलिटिकल। तो जो अधिकारी हैं वो नॉन पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव्स हैं, ध्यान देना। ये लेजिस्लेटिव हो गया, ये कार्यपालिका, इनका मुख्य काम नीतियों को, योजनाओं को, कानूनों को क्रियान्वित करना है। जितना बढ़िया क्रियान्वित करेगा उतना ही राज्य तेजी से आगे विकसित होगा। पहिए हैं, चक्के हैं, ये व्हील्स हैं, ध्यान देना आप। और अब ध्यान दो, एक बार ये बोलो, अधिकारी या ब्यूरोक्रेट जो हैं यहां पे आएंगे। अब सारे लोग बोलो, एक अधिकारी को किस प्रकार से काम करना चाहिए? तो गैर राजनीतिक कार्यपालिका है तो बोलोगे अधिकारी को गैर राजनीतिक ढंग से काम करना चाहिए। अब यहीं पे नीचे आ जाओ आप, नीचे में अधिकारी। अधिकारी में 2 क्वालिटी होनी चाहिए। एक है गैर तरफदारी, और दूसरा है निष्पक्षता। ध्यान देना सारे लोग, बारीकियों को ध्यान देना। This one is called non-partisanship and this one is called impartiality. क्या क्या है सारे लोग बोलो, क्या क्या है? नॉन पार्टिजनशिप और, ठीक है, एक अधिकारी को, एक आईएएस ऑफिसर्स को गैर तरफदारी रखनी चाहिए। उसे राजनीतिक दल या नेता की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गैर राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है। गैर राजनीतिक कार्यपालिका, उसे राजनीतिक ढंग से काम नहीं करना चाहिए, और ये सिलेबस में है। उसे गैर तरफदारी पूर्वक काम करना चाहिए। किसी दल या नेता का के पक्ष में या विपक्ष में कोई काम नहीं करना चाहिए। अधिकारी तंत्र को गैर राजनीतिक ढंग से काम करना चाहिए और निष्पक्ष रहना चाहिए। उसे जाति, धर्म, लिंग,
संपत्ति आदि के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष आचरण करना चाहिए। सिलेबस को देखना सारे लोग, ये देखो आप सारे लोग, पूछा है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य। इसमें एक पॉइंट है भेदभाव रहितता, निष्पक्षता, और दूसरा है गैर तरफदारी। शब्द की बारीकियों को ध्यान देना यहां पे। 3 नंबर जब पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे। एक शब्द है नॉन पार्टिजनशिप और एक है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिजनशिप, हिंदी में भेदभाव रहितता और गैर तरफदारी। संदर्भ को देखना, गैर तरफदारी और निष्पक्षता या भेदभाव रहितता। कभी पूछ देगा गैर तरफदारी का मतलब बताओ, आप बोलो कि अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को किसी राजनीतिक दल या नेता की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, उसे उसके पक्ष या विपक्ष में कोई काम नहीं करना चाहिए। आज जब भी चुनाव होता है, विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल पर यह आक्षेप लगाते हैं कि आप प्रशासन का राजनीतिकरण कर रहे हो। जैसे भी बंगाल में चुनाव हो रहा है, वो जो पंचायत चुनाव है, जो विपक्षी दल है वो लगाते हैं आक्षेप बंगाल गवर्नमेंट पे कि भाई आपने प्रशासन का राजनीतिकरण कर रखा है। प्रशासन जो है किसी खास दल और नेता के पक्ष में काम कर रहा है और कुछ नेताओं के विपक्ष में काम कर रहा है। इसका मतलब वहां के प्रशासनिक अधिकारियों में गैर तरफदारी की कमी है। यह होना चाहिए गैर तरफदारी, अत्यंत महत्वपूर्ण ये मूल्य है। प्रशासनिक अधिकारी में गैर तरफदारी होनी चाहिए। कहीं पूछे गैर तरफदारी क्या है, बोले एक प्रशासनिक अधिकारी को राजनीतिक दल और नेताओं के प्रति तरफदारी नहीं करनी चाहिए। नॉन पार्टिजनशिप, उन्हें किसी के पक्ष या विपक्ष में कोई विशेष काम नहीं करना चाहिए। अगर पूछ ले भेदभाव रहितता क्या है, भेदभाव रहितता, ये शब्द आया है भेदभाव रहितता। शब्द को देखो आप सारे लोग, बारीकी से देखना, शब्द से खेल जाओगे तो लिख दोगे और नहीं तो रटना पड़ेगा। भेदभाव रहितता अंग्रेजी में है इम्पार्शियलिटी। मतलब क्या है? भेदभाव रहितता का मतलब है एक प्रशासनिक अधिकारी को जाति के आधार पर आम जनता के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, लिंग के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आम जनता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव रहितता, 2 शब्द तो ऐसे एक झटके में उड़ा दिया आपने। एक बात सारे लोग लिख कर बताओ, मैं पूछूं भेदभाव रहितता का मतलब क्या है, बताओगे? एक प्रशासनिक अधिकारी को आम जनता के साथ जाति, धर्म, लिंग, संपत्ति, जन्म स्थान आदि के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव रहितता, रहित का मतलब नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। बोलो, लिख सकते हो कि नहीं? भेदभाव नहीं, किस आधार पर भेदभाव नहीं? जाति के आधार पर। कई बार प्रशासनिक अधिकारी अपने जाति के लोगों को सपोर्ट कर देता है, अपने धर्म के लोगों को सपोर्ट कर देता है, गलती भी किया फिर भी सपोर्ट कर देगा। अपनी भाषा बोलने वाला मिल गया ना तो उसका सपोर्ट कर देगा, अपने क्षेत्र का आदमी मिल गया उसको सपोर्ट कर देगा, कोई बहुत संपत्ति वाला आदमी आ गया उसको सपोर्ट कर देगा। जबकि एक प्रशासनिक अधिकारी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए? जाति, धर्म, लिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, प्रॉपर्टी, जेंडर, रीजन, इसके जन्म स्थान, बर्थ प्लेस के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हो गया क्या? भेदभाव रहितता। सवाल आ चुका है आईएएस में, मैं दिखाऊंगा टॉपिक नंबर 3 में। ये टॉपिक नंबर 3 की बात है, अभी तो हम लोग शुरू में ही हैं। भेदभाव रहितता और गैर तरफदारी लिख देंगे। 10 नंबर का सवाल आ रहा है, बेसिक फंडा क्लियर हो, 10 नंबर घुमा देंगे हम लोग। लिख सकते हो दोनों चीजों को? ये बताओ।
एक बात पहले बोल लो, इसको लिख सकते हो? मैं पूछूं भेदभाव रहितता क्या है, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आगे जब टॉपिक नंबर 3 पढ़ाएंगे तो नोटिंग करा देंगे कि देखो ये नोटिंग आपके पास 1 पेज की हो गई। बट शुरू में भी समझ तो सकते हैं ना, समझ विकसित होनी चाहिए। खूब नोटिंग नोटिंग हो जाए, समझ में आए नहीं तो रटना पड़ेगा। कितने आराम से काम कर सकते हो? मान लो मैं पूछूं अधिकारियों की स्थिति बताओ, तो बोलोगे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह सरकार के अंग हैं। सरकार में किसके अंग? कार्यपालिका के अंग हैं। कार्यपालिका में किसके? गैर राजनीतिक कार्यपालिका के। उनको अपना काम गैर राजनीतिक ढंग से करना चाहिए। आज आक्षेप लगाया जाता है कि अधिकारियों का राजनीतिकरण हो रहा है, प्रशासन का राजनीतिकरण हो रहा है। आक्षेप लगता है हमेशा। प्रशासन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। प्रशासन को किसी की भी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, किसी राजनीतिक दल या नेता की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। यही तो लिखा हुआ है, किसी राजनीतिक दल की तरफदारी, किसी नेता की तरफदारी। चुनाव से पहले देखोगे ना, चुनाव आयोग कई सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी को हटा देता है, कहता है कि आप हट जाओ, आप फलाने दल के साथ मिले हुए हो, चुनाव को प्रभावित कर दोगे। आप फलाने नेता के साथ मिले हो, वो कहेगा जब तक चुनाव है ना थोड़ा आप दूर रहो। पिछली बार जब बंगाल में चुनाव था, चुनाव आयोग ने बहुत सारे वहां के जो अधिकारी थे उनको कहा कि आप चुनाव प्रक्रिया से अलग हट जाएं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में सूचना आ रही थी कि वो किसी खास राजनीतिक दल और नेताओं के साथ गठबंधन किए हुए हैं, तो उनको चुनाव प्रक्रिया से बाहर। बाद में आ जाओ, ममता बनर्जी ने खूब विरोध किया था चुनाव आयोग का। प्रतिपक्षी लोगों ने आक्षेप लगाया कि ममता बनर्जी प्रशासन का राजनीतिकरण कर रही है। समझ में आना चाहिए प्रशासन का राजनीतिकरण का मतलब क्या है। इनको गैर राजनीतिक ढंग से काम करना चाहिए। अधिकारियों को किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में काम नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? सारे लोग बोल लो, इज इट क्लियर? एक बार पहले बोलो, इज इट क्लियर? ओके। लिख लिया? सारे लोग बोलो लिख लिया? क्लियर है? आगे बोलते हैं। ये सारे पार्ट्स हैं यहां पे, इन चीजों को बारीक से आप देख लोगे। अब आगे में नोट करोगे। पहला टॉपिक अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ये देखो आप। अब एक एक करके शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक लिखते वक्त इस चीज को ध्यान रखना। पहला टॉपिक लिखने जा रहे हैं, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। ये पहला टॉपिक हो गया। ये पहला टॉपिक है। क्या है? एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। कर लेना इसको, एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। हेडिंग दे के लिखो आप, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। अब आ रहे हैं पहले टॉपिक पे। इज इट क्लियर? देखो, जो लोग आज से जुड़ रहे हैं वो 1-2 दिन की क्लास और देख लेंगे, ताकि एक आपका लय ताल बन जाए, कोई चीज छूटे मत। हम शुरुआत में आते ही आपको 10 पेज नोटिंग करा दें, फिर तो रटना पड़ेगा आपको। रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और दिल्ली आते हैं ज्यादातर लोग ना, तो कलेक्शन कर रहे हैं सब कोचिंग में जाकर। अरे कलेक्शन करने के लिए अगर कोचिंग में एडमिशंस लिए हो ना, तो बेहतर है जीरोक्स सबका अवेलेबल है बाहर में। फिर तो जाके बाहर में कम पैसे में कलेक्ट कर लो ना। 500 रुपए में सब कलेक्ट हो जाएगा, 1000 रुपए में कलेक्ट हो जाएगा। 2.5 लाख वाली कोचिंग का भी मैटर 500 में अवेलेबल है, 1000 रुपया लगेगा। जब कोचिंग करो तो समझो, अपनी समझ को विकसित करो, सवालों को देखो। जब एक बार ये हो जाएगा, फिर मैं सवालों को दिखाना शुरू कर दूंगा, कौन कौन से सवाल कब कब आए हैं। फिर हम सवालों पे चले जाएंगे। खूब सवाल है ऐसे, हम उन चीजों को देखेंगे ना।
अब जैसे मान लो हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप भी डाउनलोड कर लेना इसको। जैसे फर्स्ट टॉपिक पे कितने सवाल पूछे गए हैं, अब हम लोग एक बार पहला टॉपिक पढ़ेंगे ना तब ना देखेंगे। जैसे मान लो मैं एक बार हिंट दे देता हूं कैसे क्या करना है आपको। मान लो ये अपने पास सवाल है, यूपीएससी के सवाल है। पहले टॉपिक में 13 में यह पूछा, 13 में दूसरा सवाल, 14 में सवाल, फिर 14 में 2 सवाल है पहले टॉपिक से, 3 सवाल है 14 में, 15 में 1 सवाल है, 15 में दूसरा सवाल है, 16 में सवाल है, फिर ये 16 में दूसरा सवाल है, 17 में, 17 में है। अब ऐसे करते हुए आपको नीचे तक सवाल मिलते जा रहे हैं। देखो 20 में ये सवाल आया, 20 में एक और सवाल आ गया, 20 में 3 सवाल है, 22 में ये सवाल है, 22 में 10 नंबर का सवाल है। अब पिछले साल जिसका भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, 22 में 2-2 सवाल आ गया है। 22 तक का सवाल है ये, 22 में इतने सवाल बने, 4-4 सवाल हैं पहले टॉपिक से। तो आपको टॉपिक पढ़ो, आईएएस का क्वेश्चन देखो, और केवल आईएएस का ही नहीं है, नीचे में फिर से पीसीएस भी आ गया, क्योंकि सेम सिलेबस यूपी पीसीएस में। तो यूपी पीसीएस में पहले टॉपिक में कितने सवाल पूछे गए सब यहां पे लिखा हुआ है। लास्ट एग्जाम जो यूपी पीसीएस में हुआ 21 में हुआ है, तो 21 का सवाल यहां पर आ गया। तो आप लिख दोगे इसको भी। भारतीय समाज में परंपरागत मूल्य क्या है, 21 में सवाल पूछा है। परंपरागत मूल्य क्या है, मूल्य का मतलब नहीं पता है तो हाथ खड़ा कर दोगे। बहुतों को नहीं पता है तो आगे परेशान होते हैं वो। अब हम लोग पहला टॉपिक लिख रहे हैं, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। नोट करोगे, एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। अब मैं कल प्रयास करूंगा कि आपको पहले टॉपिक का मैटर मिल जाए, प्रिंटेड नोट्स मिल जाए, ठीक है। एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। और देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, कई बार लोग जब ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं तो थोड़े शिथिल हो जाते हैं, और ऑनलाइन में जब फीस कम हो तो थोड़ा और ज्यादा शिथिल हो जाते हैं। उनको लगता है कि सस्ते में मिल गया, अब क्या दिक्कत है, जो जितना आएगा समझ में। ठीक से पढ़ो, आपका कीमती समय इसमें लगा रहे हो। एक बार ठीक से पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लगेगा कि मैं निकाल सकता हूं। उसके लिए यत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो वो सब काम करो। और जब भी बैठो ना तो ऐसा नहीं कि घूमते फिरते बैठ गए, एकदम तैयारी के जैसे जाते हो कोचिंग तो तैयार होकर जाते हो ना, मन स्थिति बनाते हो ना कि हमें अब कोचिंग में पढ़ना है, हमने पैसा दिया है। वो काम यहां पर भी करो। आप जिस कमरे में बैठकर देख रहे हो वहां थोड़ी शांति रखो, स्वच्छता रखो, थोड़ा चिंतन मनन करो कि क्या करना है हमें, तब तो बेहतर स्थिति हो जाएगी। इज इट क्लियर? पहला टॉपिक क्या लिखा आपने, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। ठीक है, सार तत्व, ठीक है। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। मानवीय क्रियाकलापों में एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। नीति शास्त्र शब्द को हम लोगों ने समझ रखा है कि नीति शास्त्र में हम मानव के आचरण का उचित अनुचित के रूप में मूल्यांकन करते हैं। नीति शास्त्र एक विज्ञान है, नियामकीय विज्ञान है। हम बताते हैं मानव को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, आदि आदि बातें नीति शास्त्र के भीतर आती हैं। ठीक है, तो मानवीय क्रियाकलाप ध्यान रखना, पशु के क्रियाकलाप नहीं, मानव के क्रियाकलाप में नीति शास्त्र के सार तत्व। जब आप कहोगे नीति शास्त्र का सार तत्व, तो नीति शास्त्र का मतलब हो गया कि मानव के क्रियाकलापों को आप कहां डाल रहे हो, उचित अनुचित। और जब उचित अनुचित के रूप में डाल रहे हो
तो क्या चीजें जरूरी है? सार तत्व का मतलब है, अंडरलाइन कर लो, सार तत्व जरूरी तत्व, अनिवार्य तत्व, नेसेसरी एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट, अनिवार्य तत्व। नोट करोगे, सार तत्व का मतलब जो सबसे जरूरी है, आवश्यक है, आवश्यक तत्व। सार का मतलब हो जाए जो एकदम आवश्यक है, जो एकदम नेसेसरी है, उसको हम सार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो मैं पूछूं चीनी का सार तत्व बताओ, तो चीनी का सार तत्व जो एसेंस है ना, एसेंशियल क्वालिटी है, उसका मिठास है। अगर चीनी में मिठास नहीं रहेगा तो वो चीनी चीनी नहीं है। अगर मिर्च में तीखापन नहीं हो तो मिर्च मिर्च नहीं हो, कुछ और चीजें होगी वो। तो सार तत्व का मतलब जरूरी तत्व। चीनी है तो उसमें मिठास जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और अगर वो सार, वो एसेंस नहीं है तो वो वस्तु नहीं है। वस्तु अपना स्वरूप खो देगी यदि उसका सार बाहर कर लिया जाए। तो सार तत्व का मतलब जरूरी तत्व। सारे लोग बोलना, सार तत्व का मतलब, एक बार बोलो सारे लोग, सार तत्व का मतलब लिख के बताओ। ऐसे में पूछूं सार तत्व का मतलब क्या? आवश्यक तत्व, अनिवार्य तत्व, जरूरी जो होता है। बोलो बोलो, यस और नो। सारे लोग बोलो यस और नो। सार तत्व का मतलब हो गया जो जरूरी है, अनिवार्य है, एक संदर्भ में महत्वपूर्ण, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चीनी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? उसमें मिठास होनी चाहिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उसको हम सार बोलते हैं, एसेंस बोलते हैं। मानव का सार तत्व क्या है? अगर मैं पूछे मानव का, अगर मानव में से दया, करुणा, प्रेम, त्याग नहीं हो तो आदमी आदमी नहीं है, वो तो हैवान है, शैतान है। आदमी तो आदमी वास्तव में वही आदमी है जिसमें कुछ दया हो, प्रेम हो, त्याग हो, तब ना वो आदमी कहलाएगा। नहीं तो फिर पशु तुल्य हो गया वो। फिर तो बोलो यस और नो। तो सार तत्व का मतलब होता है आवश्यक तत्व, अनिवार्य तत्व, अपरिहार्य तत्व, नेसेसरी एलिमेंट। यू कांट सेपरेट दैट एसेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इफ विल सेपरेट ऑब्जेक्ट विल लॉस्ट इट्स नेचर। अगर अलग करोगे तो वह वस्तु नहीं रहेगी, वह वस्तु नहीं रहेगी। चीनी में से मिठास गायब है तो वो चीनी चीनी नहीं है, सीधी सी बात है, ध्यान रखना। तो अगर मैं पूछूं नीति शास्त्र का सार तत्व, तो मतलब है नीति शास्त्र की व्याख्या के लिए जो जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है, वह नीति शास्त्र का सार तत्व है। तो नोट करो नीति शास्त्र का सार तत्व का आशय। नीति शास्त्र का सार तत्व मतलब क्या है? जो नीति शास्त्र की व्याख्या करने के लिए, नोट करोगे, जो नैतिकता की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है, जो नैतिकता की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है, अपरिहार्य है, जो नीति शास्त्र की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है, अपरिहार्य है। अच्छा ठीक है, अभी 1-2 मिनट में छोड़ देंगे। आपकी क्लास कई बार टकराने लगती है, तो हम 1 घंटा 40-45 मिनट की क्लास रखेंगे कि आपका कोई क्लैश ना हो, क्योंकि बहुत सारे आप सारे लोग हो। तो जब आप देखो तो कोई चिंता ना रहे कि भी कोई और क्लास है। हम 10 बजे से लेकर प्रयास करेंगे 140 to 145 तक चलेंगे प्रतिदिन। तो ये दिमाग में रखना सारे लोग। 1 घंटे 40 मिनट की रहेगी, लगभग क्लास रहेगी, रहनी चाहिए। तो नीति शास्त्र का सार तत्व का मतलब है जो नीति शास्त्र की व्याख्या, या एक संदर्भ में कह सकते नैतिकता की व्याख्या करने के लिए जो जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। अपरिहार्य भी शब्द का प्रयोग कर सकते, अपरिहार्य है, मस्ट है, नेसेसरी है, होना ही चाहिए, वह नीति शास्त्र का सार तत्व माना जाएगा। अब सवाल है क्या जरूरी है नीति शास्त्र की व्याख्या करने के लिए? अब यहां से एक डायमेंशन बदलेगा। हम नीति शास्त्र का सार तत्व का मतलब क्या है? अगर इतना पूछा जाए, हम बोले कि नीति शास्त्र का सार तत्व उसे माना जाएगा जो नीति शास्त्र की व्याख्या करने के लिए जरूरी है, आवश्यक है, अपरिहार्य है, मस्ट है, नेसेसरी है,
दैट शुड बी एक्सेप्टेड एज द एसेंस ऑफ एथिक्स। सवाल है ऐसी कौन सी चीज है जो नीति शास्त्र की व्याख्या, नैतिकता की व्याख्या के लिए जरूरी है। तो अब इसका विवेचन शुरू। क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर? अब ये सब देखो, मैं जब बता रहा हूं 1 घंटे 40 से 45 मिनट लेंगे तो इतना ही लेंगे। कोई कहेगा कि 1 घंटा लीजिए, कोई कहेगा 2 घंटा लीजिए, तो ये मनमानापन तो नहीं चलेगा। मेरी मर्जी चलेगी। पढ़ाना मुझे है तो पढ़ना है तो उसी तरीके से पढ़ो। तो अलग अलग मस्तिष्क में अलग अलग विचार हैं, फिर तो विवाद होगा। क्लियर? बोल लो। और एक चीज और ध्यान रखना है सारे लोगों को, जैसे मैंने जो पढ़ाया अभी, जैसे 20 तारीख से क्लास शुरू हुई, तो 20 तारीख को हमने जो पढ़ाया, जो पढ़े हो ना उसको 1 बार 2 बार रूम पे पढ़ लिया करो। फिर कल जो मैंने क्लास ली, आज जैसे हमने बताया विज्ञान क्या है, नियामकीय विज्ञान और वर्णनात्मक विज्ञान का अंतर, इसको एक बार रीड कर लो। मैंने पुरुषार्थ बताया, कर्तव्य बताया, तो ये सब चीजें अब टिप्स पे हो जानी चाहिए आपके। उसको 1 बार 2 बार पढ़ लो, तो आगे जैसे बढ़ोगे ना, ये सारा ज्ञान आपको सपोर्ट करेगा ऊपर आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कॉपी पे लिख लियो और दिन भर देख रहे हो फेसबुक और फलाने दुनिया मन का रील। इसको अगर आईएएस बनना चाहते हो तो इससे थोड़ी दूरी मेंटेन कर लो, और नहीं तो इसी में निमग्न हो जाओ। फिर 5 वर्षीय कार्यक्रम बनाना, 7 वर्षीय। अगर तैयारी करना चाहते हो तो कुछ सेल्फ रेगुलेशन जरूरी है और सेल्फ कंट्रोल जरूरी है, तब तो इस फील्ड में टिकोगे। क्योंकि एक से एक धुरंधर, इंडिया का सबसे जीनियस माइंड, जो सबसे तेज तर्रार माइंड है ना, वो आईएएस की तैयारी करता है। ध्यान रखना। वो बीटेक, एमटेक, एमबीए, लॉ कर करके सब आए हुए हैं। किस फील्ड में? विदेश में नौकरी करते थे, छोड़कर आ गए, आईएएस बनना है। तो आपकी फाइट यहां पर एक अलग स्तर की चीजों से है, तो आपको कुछ विशिष्ट काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फेसबुक और रील देखते देखते बीए पास हो गए तो आईएएस भी इसी टाइप से बन जाएंगे। तो भ्रम है, मिथ्या अवधारणा है, गलत सोच है, उसको बदल देना, तब तो इस फील्ड में सरवाइव करोगे। और लगता है कि रील भी देख लेंगे, उधर मजनू का टीला भी घूम लेंगे, उधर डांस पार्टी में भी जाते रहेंगे और आईएएस भी बन जाएंगे, तो फिर तो संभव नहीं है। आईएएस बनने के लिए कुछ बलिदान, इच्छाओं का बलिदान देना पड़ेगा, तब तो बन जाओगे। ये कोई असंभव काम थोड़ी है। सिंपल बीएससी पास लोग बने हुए हैं, सिंपल बीए पास भी आईएएस लोग बने हुए हैं, मगर जीवटता आला दर्जे की। सिंपल बीए पास। पीछे प्रयागराज के कलेक्टर डीएम रहे भानुचंद्र गोस्वामी, भानुचंद्र गोस्वामी, सिंपल बीए पास। इतना हमारे फेवर में स्टेटमेंट लिखा होगा, 15 लाइन का होगा बीए इनका, भानुचंद्र गोस्वामी का। परंतु जीवटता आला दर्जे की, मेहनत आला दर्जे का, बिल्कुल लक्ष्य के प्रति कमिटेड। और सेकेंड अटेम्प्ट में इंडिया में 33वां पोजीशन, भानुचंद्र गोस्वामी। ऐसे लोग भी रहे हुए हैं। डिग्री कौन सी है? उसी साल उनसे ज्यादा पढ़े हुए लोग, पीएचडी होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी ब्रेकर, कहां विलीन हो गए पता नहीं चला। और सिंपल बीए पास, इससे ज्यादा क्या बेसिक डिग्री है? और एक ही बात, इंडिया में 33वां पोजीशन इन्होंने लगाया। मगर मेहनत, जीवटता, जीवंतता, अब सेल्फ कंट्रोल बहुत आला दर्जे का था। लक्ष्य के प्रति समर्पण, थोड़ा भी बिखराव नहीं। और शुरुआती दौर में सीधे सीधे, ऐसा नहीं कि 30-32 साल में हुए, वो लगता है 23-24 साल की उम्र थी, सीधे सीधे आईएएस। तो ये कोई असंभव काम नहीं है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो तभी आईएएस बनोगे। गोल्ड मेडलिस्ट भी यहाँ के धराशायी होते हैं और बीए पास भी लोग आईएएस बनते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना अपने को जीवटता के साथ और कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हो, तब तो आगे बढ़ोगे। नहीं तो
इसमें बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी चीजों को और नीचे के स्तर पे ले जाते हैं। तो आप मेहनत करो जम के, अच्छे लोगों की टीम बनी हुई है। अगर आप जिन लोगों से अभी पढ़ रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, अगर सारे लोग ऑफलाइन में वो लोग आ जाते तो फीस तो 10 गुना कम से कम हो, 10 गुना से भी ज्यादा हो जाती, 15 गुना फीस हो जाती। तो वो सारी चीजें अब आपको आसानी से अवेलेबल है ऑनलाइन में। आप मेहनत तो करो, मेहनत करोगे तो अपने आप धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक मैंने दिया है, जैसे ही आईएएस का प्रश्न लिखोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे मैं भी बन सकता हूं। ये जरूरी है और ये सबको करना है। इसके लिए पढ़ना ठीक से पड़ेगा। ये चलते घूमते फिरते भाई देख भी रहे हो और बीच में 5 मिनट का ब्रेक भी लिए हो, मतलब फलाने जी का कॉल आ गया है, उनसे बात भी कर लेते हैं। तो यहां तो कोई आपको देखने वाला है नहीं, आप घर में बैठे हो मनमानापन कर सकते हो। तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा, फिर तो बहुत पीछे छूट जाओगे। 1 मिनट का ब्रेक मत दो। जब पढ़ो तैयार होकर बैठो पढ़ने के लिए, माहौल बनाओ। वो आपके बस की बात है। आप कौन सी परिस्थिति में पढ़ रहे हो वो आप जानते हो। क्लियर? थैंक यू। शेष पक्षों को कल देखेंगे, कल देखेंगे शेष पक्षों को, इसके आगे बढ़ेंगे कल।